श्रोताओं नमस्कार। आज हम श्री सतीश पटेल, परियोजना अधिकारी, जिला कटनी से बात करेंगे। महिला बाल विकास विभाग द्वारा हम होंगे कामयाब विषय पर केंद्रित एक अभियान छेड़ रखा है। आप हमारे श्रोताओं के साथ हैं। श्रोताओं, आपकी ओर से सतीश जी से हम एक सवाल करना चाह रहे हैं कि यह अभियान है क्या? ये अभियान 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक एक पखवाड़ा के रूप में महिला सशक्तिकरण के विविध आयामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलने वाला अभियान है, और जिसमें हम जिला स्तर से लेकर के और ग्राम स्तर तक विविध कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे हम महिलाओं को और समाज के जो हमारे अन्य हिस्से हैं सभी को हम इसके लिए जागरूक कर सकें। कौन कौन सी कंपोनेंट को डिपार्टमेंट लेके चल रहा है अपने साथ? ये महिला सशक्तिकरण एक बृहद आयाम है। भारतीय संविधान की अवधारणा ही यदि हम प्रस्तावना से देखें तो हम भारत के लोग से शुरू होती है, और जब बात हम भारत के लोग की होती है तो भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक आधी आबादी महिलाओं को भी हम बराबरी से आगे सहभागी न बनाएं। तो इसलिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विविध आयामों पर महिलाओं को भी पुरुष के बराबर से भागीदारी मिले, वे कहीं कमतर साबित ना हो, इसके लिए महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण बहुत सारे आयाम लेता है। जैसे महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा से संरक्षण, बाल विवाह प्रतिषेध, लैंगिक समानता या प्रसव के पूर्व भ्रूण का लिंग परीक्षण और समापन, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, वर्तमान में साइबर क्राइम, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर महिलाएं कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती हैं, और उस प्रताड़ना को बंद करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया हुआ है। ये पूरे मध्य प्रदेश में एक पखवाड़ा के रूप में आयोजित हो रहा है, जिसका शुभारंभ माननीय मंत्री महोदया के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात जिला स्तर पर विविध कार्यशालाएं हुई हैं, जिसमें मीडिया से लेकर के और विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों को भी जागरूक किया गया है। और ये विभिन्न विभाग जैसे शिक्षा, उच्च शिक्षा, पंचायत, नगरीय विकास, पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन, श्रम, इन विभागों को भी महिला बाल विकास विभाग के साथ साथ शामिल किया गया है। जी, समस्त विभागों को इसमें सम्मिलित किया है। जो भी महिलाओं से संबंधित कोई भी योजना संचालित करते हैं उन सबको इसमें शामिल किया है। एक बहुत बड़ा ये बृहद कार्यक्रम है, जिसमें कि न केवल महिला बाल विकास को, बल्कि जहां जहां भी महिलाएं जुड़ सकती हैं उन सबको हमने शामिल करने का प्रयास किया। इसके पीछे प्रमुख रूप से हमारा सामाजिक ताना बाना है। एक लंबे समय से महिलाएं चूंकि घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, अब धीरे धीरे वो शिक्षित भी हो रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में उनको अभी भी इन नियमों की जानकारी उस स्तर तक नहीं है, या है भी तो सतही तौर पर है। यदि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई हिंसा हो रही है या उन्हें किसी योजना का लाभ चाहिए तो किस किस प्लेटफॉर्म का वो उपयोग कर सकती है बिना भय के, इसी जागरूकता के लिए और यही एक व्यवस्थित वातावरण उनको प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 15 दिन क्या इनफ है कि इसे आप स्थायी तौर पे अपने कार्य प्रणाली में शामिल कर लेते हैं, कर लेंगे, या किया जा चुका है? ये कार्यक्रम पूर्व से चल रहा है, लेकिन जैसा एक उत्प्रेरक की भूमिका होती है किसी भी प्रक्रिया को और तेज करने के लिए, तो बस ये एज ए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक के रूप में 15 दिन का पखवाड़ा है, जिसमें हम अभियान के तौर पर करेंगे। ये लोगों की चर्चा में आएगा, ये मीडिया के प्रकाशन में आएगा, लोग जानने को उत्सुक होंगे, और हमारी जो पूर्व से ही योजनाएं चल रही हैं वो लोगों तक और बेहतर पहुंच पाएंगी, और ये समय समय पर ऐसी गतिविधियां हमेशा होती रहेगी। इस बार ये हम होंगे कामयाब के रूप में होंगे। किस तरह से आपका जो SOP क्या है इसकी, किस तरह से आप उसको प्रिवेंट करते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस जो है इसका अधिनियम बना हुआ है, और ये मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण
यदि उनके साथ में किसी प्रकार की हिंसा हुई है तो उन्हें चिकित्सीय सुविधा, यदि उन्हें घर से निकाल दिया गया है तो सखी केंद्र में उनके लिए आवास सुविधा, या उनके जो अपना घर है संपत्ति में जो उनको हिस्सा नहीं मिला है वहां से बेदखल कर दिया गया है उसके लिए विधिक कार्यवाही के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, इस प्रकार की हम उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। कटनी जिले में जो रिपोर्ट केस हैं वो 29 हैं जो 1 अप्रैल से अब तक रिपोर्ट हुए हैं, और इस 29 घरेलू हिंसा के जो प्रकरण हैं जो परियोजना स्तर से वन स्टॉप सेंटर तक गए हैं जिन पर DIR भी दर्ज हुई है। ये DIR क्या है? ये DIR जैसे थाने में किसी अपराध की FIR होती है प्राथमिकी, वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा की ये प्राथमिकी है जो संरक्षण अधिकारी जो परियोजना अधिकारी हर विकास खंड में होते हैं उनके द्वारा या सखी केंद्र पर उनके अधीक्षक के द्वारा जो उनके प्रभारी होते हैं उनके द्वारा ये दर्ज की जाती है। और DIR फाइल करने का अधिकार और किन अधिकारियों को होता है? ये DIR संरक्षण अधिकारी जो परियोजना अधिकारी हैं वो भी दर्ज करते हैं। इसके अलावा जो है DIR जो है कई बार पुलिस द्वारा दर्ज करने के पश्चात पुनः लेकिन उसे वो परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास को ही अंतरित करते हैं। और इसके अलावा जो है जो वन स्टॉप सेंटर के अधीक्षक होते हैं उनके द्वारा दर्ज करती है। वो भी DIR स्वीकार करने के लिए अधिकृत होते हैं। फिर इस DIR के ड्यूरेशन में जो डिमांड्स हैं और जो वो अनुतोष चाहती हैं या जो रेमेडी चाहती है महिला, उसको दिलवाने में आपका पहला स्टेप क्या होता है साहब? ये हमारा प्रयास ये होता है कि परिवार पुनर्व्यवस्थित हो। तो इसके कारण हम सबसे पहले दोनों पक्षों को बिठा करके उनमें परामर्श की व्यवस्था पहले करते हैं, जिसे हम परामर्श केंद्र कहते हैं। इसकी नियमित जो है बेंच हमारी वन स्टॉप सेंटर पर होती है। और हमारा प्रयास होता है सुलह कराना, आपस में पति और पत्नी को परिवार के सदस्यों को बिठा करके उनके जो गिले शिकवे हैं वो दूर करना और महिला को उस परिवार में पुनर्स्थापित कराना। फिर भी यदि बात नहीं बनती तब फिर उसे हम विधिक सहायता देते हैं और तब हम उसका जो है निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भर करके और तब न्यायालय में पेश करते हैं। और अगर FIR कर देते हैं तो शायद परिवार पुनर्स्थापित ना हो पाए, इसलिए DIR का काम ज्यादा प्रभावी होता है। तो DIR में वो सारे आपराधिक धाराएं लागू हो जाती हैं जैसे मारपीट का है, हिंसा का है, ये धाराएं आप सम्मिलित करते हैं क्या? जी, इसमें जो है वो महिला हमें एक लिखित आवेदन देती है और उसके बाद उससे पूछ करके या पढ़ी लिखी है तो उसे हम एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करते हैं कि इसमें आप अपने से संबंधित जानकारी दें, जिसमें घटना किसने कारित की, उसमें कौन कौन सहयोगी रहा, वर्तमान में बच्चे हैं क्या, बच्चे हैं तो किसके पास रह रहा और किस प्रकार की हिंसा हुई, शारीरिक हो सकती है, भाषाई गाली गलौज से लेकर के अपमानित करना जैसे हो सकता है, या अन्य प्रकार से जैसे उसकी संपत्ति को छीन लेना, उसे संपत्ति का उपयोग ना करने देना, ऐसे कई प्रकार की जो हिंसा होती है एक बहुत कैनवास में इसको देखते हुए हर प्रकार की घटना को हम लोग सूक्ष्मता से उस पर दर्ज करते हैं। जी, और मैं आपसे एक ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जैसे DIR करने के में अगर कोई दोषपूर्ण DIR कर दी, कोई बुजुर्ग महिला है जो अशक्त है, चल ही नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, उसके खिलाफ भी किसी महिला ने अपना शिकायत दर्ज कर दी, तो क्या उसको स्वीकार किया जाता है? DIR महिला जो भी बोलती है वो हम दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जब हम परामर्श की स्थिति में जाते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है कि ये महिला उस स्थिति पे है ही नहीं, है तो बोल ही नहीं रही तो गाली क्या देगी। तो जब परामर्श की स्थिति आती है तो फिर स्थितियां पूरी क्लियर हो जाती हैं कि वो निशक्त है, चल ही नहीं सकती, या जो घटना है वो घटना तो उस दिन कारित ही नहीं हुई। तो वो आपस में जब चर्चा होती है हम तुरंत उस पर कोई धारा प्रतिरोपित नहीं करते, उसके विरुद्ध हम जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है तुरंत हम कोई विधिक कार्रवाई नहीं करते। सबसे पहले दोनों पक्ष को बिठाते हैं तो उसमें सुलह की स्थिति में पूरी स्थितियां क्लियर हो जाती हैं, और जब लगता है कि नहीं सुलह नहीं हो सकती, वास्तव में ये हिंसा हुई है या उसके खिलाफ किसी प्रकार की प्रताड़ना है, तब उसे
हम जो है विधिक सलाह देते हैं, विधिक सहायता अधिकारी के माध्यम से तब प्रकरण को चालान के द्वारा उसको उनका जो है एफिडेविट तैयार करके और तब न्यायालय में पेश करते हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस की मामले होते हैं, वो उनका बेसिक कारण क्या होता है, क्या आप बता सकेंगे? कई बार तो घरेलू हिंसा ऐसे भी छोटी छोटी चीजों पर हो जाती है जिसको हम कह सकते हैं कि ईगो। हाँ, कई बार ईगो के चक्कर में कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो बड़े संपन्न परिवार से हूँ, या मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, अब मैं ताने क्यों सुनूंगी। दोनों प्रकार के होते हैं। तो कई बार ऐसे भी मामले आ जाते हैं जो आपसी सुलह के अंत में समाप्त हो जाते हैं। कई बार वास्तव में भी हिंसा होती है कि पति को नशे की लत है, या पति कुछ भी नहीं कमा रहा है और इसके बाद जो महिला कमाती है वो कहता है नहीं मुझे तो वो भी दो क्योंकि मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। कई बार जो है बच्चे को लेकर के प्रताड़ना होती कि 4 बच्चे हो गए हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, महिला चाहती है कि बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो, लेकिन पति तो उसे लगता है कि नहीं मेरे पास तो आय सीमित है और मुझे पहले अपने ऊपर खर्च करना है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पहलू भी होते हैं जो आपसी सुलह जब आपस में चर्चा होती है तो गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका हम लोगों ने देखा है। ये तो बहुत रोचक जानकारी आपने दी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं जानना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति के आधार पर जैसे लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल परिवार या अपर मिडिल क्लास या सुपर क्लास, है ना, इसमें डीआईआर के मामले आप तक पहुंचने वाले किस वर्ग के होते हैं ज्यादातर? में आया है वो निम्न क्लास और मध्यम क्लास के लोगों की डीआईआर आती है। घरेलू हिंसा सुपर क्लास में भी होती है, तो वो डीआईआर की अपेक्षा ज्यादातर वो सीधे सीधे अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में केस प्रस्तुत करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और वहाँ सुलह की भी संभावना फिर जहां तक मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है, वो कम हो जाती है। लेकिन जो डीआईआर के माध्यम से आते हैं, हम तक आते हैं, उसमें हम 95% तो सुलह करा के परिवार व्यवस्थित करा ले जाते हैं। हाँ। तो ये तो एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसको अपर क्लास को भी इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, समझना चाहिए और इस तरह का एनवायरनमेंट बिल्टअप करना चाहिए। अब मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा पटेल साहब, कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाए इस अभियान के दौरान, इन नियमों को लेके और कानूनों की जानकारी लेके? ये अभी तो हमारा अभियान अभी मध्य में है। अभी जिला स्तर की कार्यशाला हमारे यहाँ पर 29 नवंबर को हुई थी, फिर परियोजना स्तर पर हुई। अभी कल ही हमने थाने में महिला सुरक्षा संबंधी एक कार्यशाला रखी थी, और उद्देश्य था महिलाओं को कानूनी जानकारी तो हो, उनको पूरे थाने का भ्रमण कराया था कि उनके अंदर से वो खाकी वर्दी का भय निकल जाए और वो निसंकोच अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएं। बड़े ही पारिवारिक माहौल में वहां पर पीआई महोदय श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया कि घरेलू हिंसा होने पर जरूरी नहीं कि आप हमको बताएं तो हम उसकी एफआईआर करें, आप तो हमको ये भी बता दें कि साहब थोड़ा सा डपट दीजिए, तो भी हम जब 4 लोग गाड़ी में जाएंगे खाकी वर्दी वाले तो वो डर जाता है, तो भी हम समझा करके मामला खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उसकी एफआईआर ही करें। तो ऐसे मामले के लिए उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि महिला हेल्पलाइन 1090 है, 1090। इसके अलावा पुलिस का जो 100 है, डायल 100, उन्होंने कहा इस पर आप एनी टाइम अपनी बात कर सकते हैं और आप जब भी करेंगे हम क्विक रिस्पांस करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कि थाने का नंबर भी दिया है, यदि ये दोनों नंबर पे आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो आप ये थाने पर कॉल करिएगा, हम तुरंत सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। इसको 181 ने भी शामिल किया है, सीएम हेल्पलाइन में भी शामिल किया हुआ है? जी हाँ, 181 में भी शामिल किया है, लेकिन उसमें क्या होता है कि L1 पर वो शिकायत 1 सप्ताह न्यूनतम रहती है, तो वहाँ डिले हो सकता है। सुविधा भी होती है लेकिन वहाँ डिले हो सकता है, क्योंकि वहाँ फिर हमारी भूमिका ये होती है कि हमको उसका निराकरण करना है, संतुष्टि पूर्वक निराकरण करना, जबकि 1090 या डायल 100 में हम त्वरित पहुंचते हैं उसके पास, और 1 हफ्ते बाद उस तक पहुंच कर या उस पर ध्यान देना और त्वरित में बहुत अंतर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो भी एक सहयोगी निकाय है, लेकिन मुझे लगता है 1090 और डायल 100 ये 2 जो है वो त्वरित उसके निराकरण के लिए कहीं बेहतर ऑप्शन है।
आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला